बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, बरतानिया में पाकिस्तानियों ने वीज़ों का गलत इस्तेमाल किया है। स्टडी वीज़ा पर पढ़ने के लिए जो है वो गए हैं वहाँ पर, लेकिन बाद में जो है वो वापस नहीं आए, बल्कि वहाँ पर जाकर उन्होंने पनाह मांग ली है। किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई मामला सामने रख के, कोई ना कोई बहाना सामने रखकर जो है वो उन्होंने पनाह मांग ली है। अब ये हुआ कैसे है, ये रिपोर्ट कहाँ पर सामने आई है, डिटेल्स में आपके सामने रखती हूँ। चेयरमैन है जी राजा खुर्रम नवाज साहब, उनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और उसमें ये बताया गया कि रवां साल के दौरान आज़रबाईजान विजिट वीज़े पर जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी वापस ही नहीं आए। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए, जो कि सिर्फ चंद महीने का विजिट वीज़ा लेकर विजिट के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए, वहीं पे जाकर स्लिप हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल किया है। 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पर वहाँ गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने पनाह मांग ली है। DGFIA के मुताबिक 2025 में बगैर दस्तावेज़ात जाने वाले 39,786 अफराद को ऑफलोड भी किया गया है और इसी मामले को देखते हुए जो है ये आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पाकिस्तान मुसलसल यहाँ से निकल रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में जाकर, ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान की बदनामी भी होती है। बात करेंगे जी, सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं। FIA से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सज्जाद बाजवा साहब, सर ये पहले साल का मामला नहीं है, माजी में भी मुसलसल इस टॉपिक पे बात होती रही है, माजी में भी मुसलसल इन मामलात पे गुफ्तगू होती रही है, लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि या तो गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक जाते हैं या फिर अगर सही तरीके से भी जाते हैं वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, वापस नहीं आते। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले देखिए कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अगर वो वर्क वीजे पर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है, उसकी जिम्मेदारी आती है कि वो अपना रोल मुनासिब अदा करे। ठीक है। और जिसके डॉक्यूमेंटेशन सही है उनको वो सर्टिफाई करे, वो जाएं, और जो वहां पे भी है, जिस मुल्क में वो जा रहे हैं, वहां पे भी उसका जो उनका जो राइट्स है वो इंश्योर करे। मतलब का जो कंपनीज हैं उनके साथ उनका जो रवाबत है, क्योंकि बेसिकली जो स्पॉन्सर्ड होता है उसने अप्रूवल लेनी होती है। सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो वर्क स्टडी वीजे पे जा रहे हैं या विजिट वीजे पे जा रहे हैं, तो विजिट वीजे पे जा रहे हैं, देखिए कि वो किस मुल्क जा रहे हैं, और उसमें विजिट वीजे में फिर हमारा रोल बड़ा कम हो जाता है। तो जिस मुल्क में जा रहे हैं उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको वीजा देना चाह रहे हैं, किसको नहीं देना चाह रहे। सही। और वो डॉक्यूमेंटेशन को जो देखना करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे म्यांमार है, इसी तरह कंबोडिया है, या लीबिया है, जो ऐसे ममालिक हैं जहां पे साइबर फ्रॉड में जो रैकेट बने हुए हैं वो ममालिक हैं। वहां पे भी फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इनको होमवर्क करना चाहिए, और उसमें जो उनके जो जाने का है, या उनको स्पेशल जो है अपनी दूसरा जो हमारी है लिस्ट है उसमें डालें, ताकि वो वहां पे जाके किसी फ्रॉड में शामिल ना हो, फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो जाए, या फ्रॉड में फंस ना जाए। और अक्सर ये सुनने में है कि उन ममालिक में जो कंट्रीज हैं मशहूर है, बदनाम जमाना है, जहाँ पे उनकी सारी इकानमी जो है वो इसी साइबर जो फ्रॉड पे चल रही है, उन ममालिक में पाबंदी लगा है। अब ये जो लिस्ट है इसमें आज़रबाईजान का भी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आज़रबाईजान में जो लोग जा रहे हैं, जो विजिट वीजा पे जा रहे हैं, या वहाँ काम कर रहे हैं, या वहां पे एज ए ट्रांजिट लेके किसी और ममालिक जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत होना चाहिए,
और हमारा बाजवा जो है साहब, मैं FIA का जो है बाजवा साहब जी सर, जी। दोनों ममालिक के दरमियान तो बिल्कुल कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए कि इन चीज़ों को कम से कम किया जा सके या फिर रोका जा सके। लेकिन सर अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करती हूँ तो हमारे यहाँ आपको लग रहा है कि हमारे जो इदारे जो इन तमाम चीज़ों को देखने के या फिर जो हमारे इदारे फिल्टर्स के तौर पे मौजूद हैं वो प्रॉपर मुकम्मल तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और उसके बावजूद भी ये हो रहा है? क्या हमारा सर कोई कसूर नहीं है? हमारे इदारे बिल्कुल बरी जिम्मा है इस सारी सिचुएशन से? देखिए, या तो हमारे इदारे जो हैं वो जिम्मेदारी लें कि जब आप ऑफलोड कर रहे हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट पे ऑफलोड कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ममालिक में 1000 में लोग नहीं जाने चाहिए। सही। या तो आप बिल्कुल ऑफलोड ना करें कि जो बंदा विजिट वीजा पे जा रहा है अब मत ऑफलोड करें, जो वर्क वीजा पे जा रहा है अब नहीं करें। लेकिन जब आप पिक एंड चूज कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी FIA इमिग्रेशन की भी आती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले अर्ज किया है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री है, जो एम्प्लॉयमेंट अरेंज करती है, जो उनकी प्रोटेक्ट करती है, जिन्होंने हमारे एम्प्लॉयज की राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में विजिट वीजे पे बहुत कम लोग जाते हैं, वहां पर जो जा रहे हैं वो वर्क वीजे पे है। तो वर्क वीजे पे जो जा रहा है उसके हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हम हमारे लिए बड़ा आसान काम है, हम फौरन अपने मुल्क पे, अपने वहां पे उसको बदनाम करेंगे, उनके खिलाफ बुरा भला कहेंगे, उनको जिम्मेदार ठहरा देंगे। अभी तक गवर्नमेंट जो है दुबई से स्पेशली जो लोग डिपोर्ट होके आ रहे हैं वो सारे जस्टिफाइड नहीं है, उसमें अनजस्टिफाइड भी है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर जुबान बंद की हुई है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे यानी डिपोर्ट वो कर रहे हैं, डिफेंड हम कर रहे हैं। हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपने कोई एक एक बंदे को किया है कि क्यों उनको अपलोड किया है? आपने कोई रीजनिंग देखी है? अभी कोई डाटा कंपाइल किया है कि भाई ये बंदा आया तो उसने ये जुर्म किया था वहां पे? अगर जुर्म किया था उसकी सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हर बाजवा साहब जो आप वर्क परमिट की बात कर रहे हैं वो तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि वीज़ाज भी देती हैं या फिर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के लिए नौजवानों को, लोगों को लेकर भी जाती हैं। वो तो सर है एक बिल्कुल अलग से मामला कि लोग वहाँ पर जाते हैं और ऑब्वियसली वो विजिट वीज़ा बिल्कुल नहीं होता, वो वर्क वीज़ा होता है, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होती है। लेकिन सर यहाँ पर बात हो रही है कि आपने स्टडी वीज़ा लिया है और आप किसी भी मुल्क चले गए हैं, आपने विजिट वीज़ा लिया है, आप चले गए हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो आपने असाइलम अप्लाई कर दिया है। सर इन लोगों को कैसे रोकना है? क्योंकि इनके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग एजेंट माफिया है जो कि हर बड़े छोटे शहर में मौजूद भी है, कार्रवाइयाँ होती हैं। जब भी कोई डंकी का केस आता है, कोई कश्ती डूबने का केस आता है, एकदम से सारे इदारे एक्टिव होते हैं, कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से ये स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे होते हैं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है ना वो है हमारी इकोनॉमिक जो है पॉलिसीज हैं और हमारी जो माशी सूरत हाल है मुल्क की वो है। जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई नई सनत नहीं लग रही है, जो छोटी सनत है उसको तबाह कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि जिससे छोटी सनत तो तबाह हो रही है, बड़ी लग नहीं रही है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो स्क्वीज हो रही है, आपने फार्मिंग जो है किसान को आपने उसको रगड़ दे रहे हैं। आप जब जो भी है, इवन आप देखें कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है उसकी डिग्री कितनी एक्सपेंसिव है, आपने एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव कर दी है, और उसके बाद एक डॉक्टर की जो तनख्वाह है वो 40 से 50,000 या 60,000 है, उसमें से भी उसको गवर्नमेंट में मिलती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर मिलती है। बिल्कुल। वो 50 देता है, कोई 40 देता है, कोई 30 देता है। आप देखेंगे एक डॉक्टर की ये पोजीशन है, इंजीनियर की ये पोजीशन है, तो बाकी को कौन पूछेगा? कोई बिजनेस के लिए तो जब आप यंग जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे? जब फ्रस्ट्रेशन होगी, देखिए यूके में लोग क्यों जा रहे थे? यूके में इसलिए लोग जा रहे थे कि वहां अपॉर्चुनिटी थी एम्प्लॉयमेंट की। सही। इवन डॉक्टर जो है वो कितने डॉक्टर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? अब यूके ने वहां की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। पहले पॉलिसीज थी कि वो इमिग्रेशन देते थे, जाहिर आप उनको इतने लोगों को दे नहीं सकते हैं, तो आप उनको उनकी पॉलिसीज चेंज कर दी है। तो वहां पे जो बंदा पढ़ने जाता है, वो पढ़ने के जाकर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो वही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। जब वो एडजस्ट नहीं हो पाता, उसने वापस आना होता है, वापस उसके लिए आप पाकिस्तान से वापस आना, उसके लिए उसको मौत नजर आती है कि मैं वापस जाऊंगा, क्या करूंगा? क्योंकि आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं है। आपने देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा जो था रियल एस्टेट का था,
रियल एस्टेट आपने बंद कर दी, अब ग्रेजुअली बंद करें, कुछ उसका अल्टरनेटिव देखें कि उसके आपने अल्टरनेटिव क्या दिया है। आप सनत लगा दी है, जितने सनतकार हैं वो तो प्रॉपर्टी में आ गए, उनको तो कुछ नहीं हुआ। जो छोटे थे, जो लेवल के थे, वो तो मारे गए, लेकिन जो बड़े टाइकून थे, जिन्होंने अरबों खरबों वाले थे, वो तो सरवाइव कर गए। रियल एस्टेट में कौन मारा गया? जो एवरेज था, जिसके पास बहुत ज्यादा फंड्स वाले नहीं थे, वो मारा गया। लेकिन कोई पॉलिसी है, पॉलिसी हर कोई जो भी आप गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अब उसको एक चीज को चेंज कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। आपने रियल एस्टेट खत्म कर दी, साथ इतनी सनत को तबाह कर दिया। उसके बाद आपकी सर बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम खुशकिस्मत ममालिक में शुमार होते हैं कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको किस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है या फिर उनको किस तरह से जो है वो फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए मुस्बत चेहरा उनके लिए लेके आना है, ये हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन सर उसके बाद भी बिल्कुल ये मकसद नहीं बनता कि आप किसी भी गैर कानूनी तरीके से जो है वो दूसरे ममालिक में जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पहले यूएई जाना कितना आसान हुआ करता था, बहुत आसान था। इधर से वीज़ा अप्लाई करते थे, उधर से 2 घंटे शाम तक जो है वो आपका वीज़ा अप्रूव हो और रिजेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अब उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं सर, उन्होंने भी सख्ती कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, तरह तरह के जो है वो इलीगल कामों में मुलव्विस हो रहे हैं। उन्होंने इतनी सख्तियां कर दी हैं कि वो भी अलाउ नहीं कर रहे आसानी से वहां जाना। देखें, जहां तक बाकी मुमालिक का सेपरेट है, दुबई का सेपरेट है। दुबई के मामले में हम अपनी कौम को, अपने इवाम को, अपने सिटीजन को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। वो हमारी गवर्नमेंट का मसला है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है। और वो उसमें सबसे पहला टारगेट जो है, जो मेरी इतलात है कि दुबई वाले जितना लोअर तबका है, जो लेबर क्लास है, सबसे पहले उनके वीजे जो है वो कर रहे हैं, कैंसिल करके उनको वापस भेज रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि जितने अब गवर्नमेंट बताया कि इतने लोग आए थे दुबई ने, अभी इस वार के बाद इतने लोग आए हैं और उनमें से इतनों को ये जुर्म किया उन्होंने, उसने ये वायलेशन की है। ठीक है, कोई आपकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए ना, ऐसी रीजनिंग नहीं है और गवर्नमेंट इसको छुपा रही है और गलत कर रही है। देखिए, अपनी कौम से झूठ मत बोले, अपनी कौम से चीजें मत छुपाएं। अगर आपके को गवर्नमेंट चीजें हैं तो उसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपके खिलाफ, देखिए, अगर यूए वाले एकतरफा कर रहे हैं तो फिर भी आप कौम को एतमाद में लें। अगर हमारे लोगों का इस तरह के, इस वार से पहले जो था वो वायलेशन नहीं थी, अब वायलेशन क्या वार के बाद बढ़ गई है। सही। देखिए, अपनी कौम से झूठ मत बोले, अपनी कौम से जो है ना वो छुपाए मत, जो फैक्ट्स हैं वो बताएं। ठीक है, बाजवा साहब एक आखिरी सवाल मेरा सर ले लीजिए। सर प्रोग्राम सेगमेंट के सिर्फ 2 मिनट है, मैं चाहूंगी एक आखिरी सवाल भी ले लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सर मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान में मुतलका इदारे हैं, जो भी इदारे हैं इन सारे मामलात को देखने के लिए, क्या वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? उनको पता होता है कि कौन कहाँ कैसे क्यों जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, कोई 2 नंबरी हमारे इन हाउस नहीं हो रही है, यहाँ पर भी खराबियां मौजूद है जिनको ठीक करना है? देखिए, पता सब होता है कि जो जा रहा होता है, जो वहां बैठा है, उसकी सारी असेसमेंट होती है। ठीक। और 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, असेसमेंट हो जाती है। आगे मर्जी है किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना, पहली बात। दूसरा है कि जब वापस आ रहा है तो हमने जो भी रिपोर्ट आ रहा है, अगर किसी पाकिस्तानी शहरी की उसमें गलती नहीं है, और इवन ओवर स्टे पे भी आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। ओवर स्टे जाना मल्टीपल रीजन होती है किसी मुल्क में जाना, जैसे आप हर चीज को जो है वो ब्लैकलिस्ट करे जा रहे हैं और जो गलत है आप मैंने ये जो एक ब्लैंकेट तरीका है ना, हाँ, अगर आपका अपना नाम आएगा फिर आपको तकलीफ होगी। हमारे पॉलिटिशियन जब खुद फंसते हैं तो फिर तो चीखते रहते हैं, लेकिन जब तक एक आम आवाम रो रही होती है तब तक उनको तकलीफ नहीं होती है। सर हमारे सियासतदानों के बच्चे खुद सिफारती पासपोर्ट पे जा रहे हैं और वहां पर जाकर जो है वो अपने रिहायशें, अपने असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। सिफारती पासपोर्ट का सर गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमने आम लोगों को क्या कहना है? देखें, इक्का दुक्का ऐसे केस हैं, लेकिन हमेशा से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए पूरी कौम को, हर बंदे को पेनलाइज नहीं करना चाहिए। और उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी बनाई है कि आपने इस मुल्क के लिए, इस शहरी को के लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है? हाँ। क्या ऐसी पॉलिसी आपने देखी है? कोई ऐसी कोई पब्लिक हुई है? ऐसी कोई इवन हाई कोर्ट के क्या? जब देखिए, अब जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे
हर डिपार्टमेंट के लिए आप रूल्स एथिक्स नहीं बनाएंगे तो फिर जो वहां बंदा बैठा है उसकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे जिस तरह मर्जी ट्रीट करे। ठीक है बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। और यकीनी तौर पर जिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे थे, जिन दूसरे ममालिक के साथ कोलैबोरेशन की, ताउन की आप बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर सिफारती पासपोर्ट की बात चलने के लिए तो आपने कहा कि कोई इक्का दुक्का केसेस हो जाते हैं, लेकिन सर बात यह है कि कोई एक मछली ही होती है जिसकी वजह से पूरे का पूरा तालाब ख़राब हो जाता है, और कोई एक ही मामला उठता है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जंग में फर्स्ट ईयर की तालिबा जो कि घर से निकलती है और कहते हैं कि रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई और दोबारा कभी घर में वापस नहीं आई। और फिर कुछ वीडियोस आई, कुछ फुटेजेस आई, कुछ पिक्चर्स आई जिसमें ये दिखाया गया है कि मुबैना तौर पर कुछ लड़के उसको अस्पताल में छोड़कर फ़रार हो गए। उन 4 मुलजिमान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, अस्पताल में उसको लावारिस छोड़ दिया गया जहाँ पर वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस सारे मामले में क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या कहानी है? क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है, जब तक टीवी पे ख़बर चलती है तो जो भी ख़बर देने वाला रिसोर्स होता है, रिपोर्टर होता है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रॉपर वो मामलात को जांचता है, उसके बाद वो ख़बर जो है वो टीवी की स्क्रीन तक पहुंचती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसका दिल चाहा वो कैम लगाएगा, कुछ भी बोलेगा और वो आवाम तक पहुंच जाएगा। टीवी का ये वाला माहौल नहीं है, बल्कि टीवी में प्रॉपर ख़बरों की स्क्रूटनी होती है, 1 बाय 1 करके बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जहाँ से ख़बर गुजरती है और फिर वो स्क्रीन तक पहुँचती है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका रुख जो है वो लोग अपनी मर्जी से किसी भी जानिब मोड़ लेते हैं, या फिर जो मतलब दिख रहा होता है उसको ही सच समझ लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का सच क्या है, इस मामले का सच क्या है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काशिफ अली नकवी साहब हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ही के इलाके से आपका ताल्लुक़ है। आपको नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नकवी साहब, हमें ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, असल में हकीकत क्या है? क्योंकि आप जाए वो कुआ पे भी गए हैं, वहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल में भी गए हैं, आपने इन्फॉर्मेशन ली है, अपने रिसोर्सेज से भी ली है। आप बताइए कि ये मामला क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ जी बिल्कुल, ये 4 जून को जो है सुल्तान कॉलोनी की जो रिहायशी है 11वीं जमात की तालबा, वो घर से सामान लेने के लिए नवाज चौक की तरफ गई है, जो घर वापस नहीं लौटी और घर वालों को जो है तशवीश हुई, जिस पर उन्होंने लड़की की तलाश शुरू की। लड़की के मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद जा रहा था, जिसकी वजह से लड़की से राब्ता न हो। मुतलका जो थाना है सैटेलाइट टाउन, वहाँ पर जो पुलिस है उसको दरखास्त भी डाली लड़की के अगवा की, जिसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आई। 7 जून को लड़की को जो है 3 नामालूम अफराद सुर्ख रंग की गाड़ी पर, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि 3 जो अफराद हैं, 2 जो गाड़ी से बाहर निकले हैं लड़की को व्हील चेयर पे, एक निजी हॉस्पिटल है टोबा रोड पर, वहाँ पर जो है उसे मुंतकिल किया इलाज मुआवजे के लिए। लड़की को वहाँ पर छोड़कर ये 3 मुलजमान जो है वो कार पर जो है वो फरार हो गए। लड़की के वालिद को कॉल मौसूल होती है कि आपकी लड़की की जो हालत गैर है और वो टोबा रोड पर निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जब उसका वालिद वहाँ पहुंचा तो पुलिस की जानिब से पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है, तो पुलिस जो है उस लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल करके इलाज मुआवजे के लिए लेकिन लड़की नींद बेहोशी की हालत में होती है। लड़की को वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है लेकिन लड़की जहाँ पर नहीं होती और वो जो है जिंदगी की बाजी हार जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो है नकवी साहब, हमें ये बताइए कि क्या कोई ऐसी फुटेजेस भी आपको मिली हैं? ऑब्वियसली वो लड़की घर से निकली होगी, मोहल्ले में कहीं ना कहीं जाते हुए कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी कैम होता है, किसी दुकान में, किसी घर के बाहर, इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। कुछ मालूम पड़ा कि वो खुद गई है, उसको कोई अगवा करके ले गया है? ये मामला शुरू कैसे हुआ? जी, जो पुलिस ज़राए हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो मरकजी मुलजिम खलील रहमान है उसकी और ये जो लड़की है इसकी आपस में जान पहचान थी। जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी के साथ जो है वो मुलजिम जो है मरकजी मुलजिम खलील रहमान के साथ गई है। पुलिस ने 3 जो मुलजमान हैं उमैस, मोहम्मद हसन और जो मरकजी मुलजिम है खलील रहमान, उसको गिरफ्तार किया है
जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है। ठीक है, इशाल फातिमा का पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें क्या रिपोर्ट में सामने आया है? और स्पेशली जो फोन है क्या उसका भी फॉरेंसिक कराया गया है या फिर इस तरह का भी कोई मामला तफ्तीश में शामिल किया गया है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है पुलिस ने जो है वो मुलजमान को ट्रेस किया। 2 मुलजमान को जंग से जाके एक मुलजम जो मरकजी है उसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया। जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है वो जो है जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक ना ही लड़की पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद है और ना ही अभी तक जो है किसी किस्म की जो ज्यादती है उस बारे में जो है रिपोर्ट आई है। पुलिस की जाने से कहना है कि जो है लड़की का पोस्टमार्टम करके जो नमूने हैं उस फोरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही अपनी फैसला होगा कि लड़की की मौत किस वजह से हुई। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर का ये कहना है कि लड़की जो है वो शुगर की मरीजा भी थी और तकरीबन 4-5 साल से जो है वो इंसुलिन पे थी और जब उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया तो उसका जो शुगर लेवल था वो भी हाई था। तो अभी तक नकवी साहब, आपने कहा कि अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिपोर्ट आएगी तो मौत की वजह सामने आएगी। सर, अभी कितना टाइम लगेगा, क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से या फिर मेडिकल ऑफिसर्स की जानिब से कि कितना मजीद टाइम लगेगा रिपोर्ट सामने आने में? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि किसी एक लड़के के साथ जो मुलजिम है उसके साथ इस लड़की की कोई सलाम दुआ थी, तो बाकी वो 2-4 मुलजिमान हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो 4 लड़के कहाँ से आए, कहाँ पर थे, कहाँ पर इसके साथ जो है वो इसको लेके गए, वो तमाम जगहों की निशानदही हुई, कहानी खुली या फिर अभी वो भी ज़ेरे तफ्तीश है सारा मामला? देखिए, इस हवाले से डीपीओ जंग से भी बात करने की कोशिश की गई और जो मुतलका एसएचओ है थाना सेटेलाइट टाउन का उससे भी बात करने की कोशिश की गई। तो अभी तक जो है पुलिस वो कोई भी मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेज़ है। उनका कहना है कि जब तक मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक जो है कुछ भी कहना का बड़ा वक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाई केस पर जो है असरअंदाज ना हो कोई भी बात, इसलिए वो किसी भी जो है मौक़िफ़ देने से वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये लड़की जो है वो किस दिन घर से निकली, किस दिन से लापता थी और कितने दिन के बाद जो है वो हॉस्पिटल में जो है ये सारा वाक़या पेश आया है? लड़की 4 जून को दोपहर के बाद घर से कपड़े खरीदने के लिए निकली है। नवाज चौक है इनके घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर वो चौक है जहाँ पर ये लड़की जो है कपड़े खरीदने के लिए पहुंची है। तो उसके बाद से वो जो है लापता हुई, जिस पर जो है घर वाले ने जो है उसके नंबर पर भी रब्ता किया, पुलिस को भी इतला दी। अब 7 जो है जून को लड़की के बारे में पता चल रहा है और जो पुलिस है वो 7 जून को जबकि मुलजमान है सीसीटीवी फुटेज में मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मुतलका पुलिस है वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। सही। तो सर, घर वाले क्या कह रहे हैं इशाल फातिमा के? अब तक जो घर वाले हैं उनका यही कहना है कि उनका तो यही मौक़िफ़ है कि उनकी जो बेटी है उसको अगवा किया गया है और अगवा के बाद मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया है। तो वो तो घर वालों को यही कह रहे हैं कि जो है शफाफ तफ्तीश जो है तो वो की जाए ताकि जो है उन्हें इंसाफ मिल सके। ठीक, काशिफ अली नकवी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी ही खबर सुन के, आपकी ही इन्फॉर्मेशन सुन के ऑब्वियसली आपने अपने रिसोर्सेज से ये सारी मालूमात जमा की है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तो मेरे जहन में लग गए हैं। आपने कहा कि एसएचओ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप जाते हैं फ़ोन करते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनता या इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और जब आप इन्फॉर्मेशन आप खुद से नहीं देंगे, सरकार के इदारे नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देगा, मेडिकल ऑफिसर नहीं देगा, पुलिस नहीं देगा, तो फिर ऑब्वियसली जितने मुंह उतनी ही बातें होंगी। और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया को बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ये भी सुना कि जी वो बच्ची घर से जो है वो कोई रोल नंबर स्लिप लेने गई। काशिफ नकवी साहब ने कहा कि वो बच्ची घर से कपड़े ख़रीदने गई। बहुत सारी वीडियोस देखे, उसमें कहा जाता है जी वो वैसे ही घर से बाहर निकली और कह के कि मैं ज़रूरी काम से, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो मुतलका इदारे हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, कम अज़ कम जो भी आप तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी मामला सामने आए हैं, आप प्रॉपर अंदाज में बताएं ताकि वही चीज़ें रिपोर्ट हों जो कि हकीकत है। और स्पेशली ये इशाल फातिमा का जो मामला है, 4 जून को वो घर से निकली है, 7 जून को तक जो है वो उसकी मौत वाक़या हो गई है, आज 10 जून है
और अभी तक फुटेजेस आपके सामने हैं, जिन लड़कों ने उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़ा या जो भी था, अभी तक जो है वो आप तफ्तीश ही नहीं कर रहे। अभी तक आपने नामालूम मुल्जिमान रखे हुए, यानी आपने मुल्जिमान के नाम तक नहीं लिखे। नकवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस मुकदमे का मुद्दई क्या इशाल फातिमा के घर वाले हैं और उनकी जानिब से क्या किसी को मतलब कहा जा रहा है कि ये मुल्जिमान हैं? जो इशाल फातिमा है, उनके जो मुकदमा है, उसके जो मुकदमा जो है उसके वालिद इरशाद हुसैन की जो है मुद्दई गिरफ्तारी जो है नंबर है 657/26। लेकिन जब मुल्जमान मंजर आम पर आ चुके थे, उसके बाद पुलिस की जानिब से नामालूम मुल्जमान को जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक जब मेरी PRO से तर्जुमान जंग पुलिस से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि इस बारे में पूछा कि भाई इस वक्त तक क्या जो है हो चुकी है आपकी तफ्तीश किस मराइल पर है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो है हम कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक जो है। नकवी साहब मुझे ये बताइए, DPO साहब से हमने भी राब्ता किया है, उन्होंने हमारी भी बात नहीं सुनी क्योंकि हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सॉलिड इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन DPO साहब ने हमसे बात नहीं की। रिक्वेस्ट की गई कि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दें कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, ये मामला है क्या, हकीकत बताइए। हाँ, जब पंजाब पुलिस की बात आती है, इदारों की बात आती है, ये लोग टिकटॉक पे एक्टिव है, ये वीडियोस बना लें, ये डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर लें, वहाँ पर सब एक्टिव है, लेकिन जहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देने की बात आएगी वहाँ पर फ़ौरन से पहले इनको पता चलता है भाई हम पे तो पाबंदी है, हमने तो मीडिया के सामने नहीं आना। मुझे तो इस दोहरी पॉलिसी का आज तक समझ नहीं आई। नकवी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो 4 लड़के हैं जो फुटेज में भी हमें नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये लड़के कौन हैं? जी, पुलिस का जो इब्तदाई रिपोर्ट है, पुलिस का यही कहना है कि ये जो है मरकजी मुल्जिम ये इशाल फातिमा का जो है वो क्लास फेलो है, और जो दूसरे दीगर मुल्जिमान हैं जो लड़की को जो है खलील रहमान लेकर अपने रिश्तेदार है उसके डेरे पर गया, हसीम नामी जो रिश्तेदार है वहाँ पर गया, और वहाँ पर उसने जाकर अपने जो दीगर दोस्त हैं उनको भी वहाँ पर जो है बुलाया, जिनमें मोहम्मद हसन और उमैस शामिल है। अब इस बारे में जब पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या कोई पार्टी थी, क्या था, तो इस हवाले से पुलिस फिलहाल मुकम्मल तौर पर जो है कोई भी मौका देने से मुसलसल। नकवी साहब वो डेरा किसका था, वो जगह किसकी थी, वो किसकी मलकियत थी, वहां पर कौन आता जाता है, पुलिस मौक़िफ़ दे या ना दे, कहीं से हो सकता है कि पुलिस पे भी प्रेशर हो, लेकिन जगह का तो पता ही होता है ना कि ये किसकी जगह है। आसपास लोगों से पूछे, फौरन से पहले पता चल जाता है कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज होती हैं, आम लोगों को फौरन पता चल जाता है। पुलिस तो फिर एक्सपर्ट है इन कामों की, उनको तो देखते ही अंदाजा हो जाता है कि वक़ूआ क्या है, कौन मुल्जिम है और कौन बेकसूर है। जी बिल्कुल है, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो हैं लोग मकामी, वो भी जो आप कह सकते हैं कि मकामी लोग होने की वजह से जद्दी पुश्ती एक ही जगह पे रहने की वजह से जो लोग हैं वो अपना मौक़िफ़ देने से कतराते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर लोग खुल के बात नहीं करते, वहाँ पर वो रिश्तेदारी है, वो ताल्लुकात को जो है वो अहमियत देते हैं, ना कि वो मामलात को देखते हैं। काशिफ अली नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सारा केस, वो इशाल फातिमा खुद से गई, उसे कोई लेके गया या फिर उसका अगवा हो गया, किसी ने भुलाया, मतलब उसको किस तरह से वहाँ तक ले गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश में सामने आनी है। लेकिन इस सारे केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे मुतल्लिका इदारों पे लग रहा है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, जिन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाना है, जिन्होंने सच को सामने लाना है। उनको DPO साहब को हमने फ़ोन किया है, उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई हमने आपसे कौन सा रियाजी का अलजबरे का सवाल पूछ लेना था, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। और कोशिश यही होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से जाए वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी हो, कोई भी मतलब इधर उधर से उठा के इन्फॉर्मेशन, सनसनी फैलाने के लिए इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। लेकिन जब जिम्मेदारान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे हम नहीं जिम्मेदारी आयद कर सकते। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स है उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के तो सारे ही प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ब्रेक से पहले जिस मामले पे बात कर रहे थे वो अपनी नौयत का एक इंतहाई गंभीर मामला है, और अब
सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि हम सर पकड़ने को तैयार हैं, और ये स्कैंडल्स यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खुद सामने ला रही है। मैं बात कर रही हूँ जी खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटी है जी गोमल यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा एक स्कैंडल उसका सामने आया है। गोमल यूनिवर्सिटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है तहकीकात करके कि 542 डिग्रीज उनकी जानिब से जाली जारी की गई हैं, और उन 542 डिग्रीज को उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब डिसमिस भी कर दिया गया है। ये जाली डिग्रियां और माली बेज़ाब्तगियां 2018 से 2022 के सेशन के दौरान हुई और 2019 से 2023 सेशन के दौरान ये हुई हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस होते हैं ना, जिस तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी छोटे छोटे कैंपसेस कॉलेज उनके साथ इल्हाक होता है, वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन आपको किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से गोमल यूनिवर्सिटी के जो इल्हाक के साथ जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये एक तो जी है ये जोहराबाद, जहाँ पर 153 डिग्रियाँ जाली करार दी गई हैं। 361 डिग्रियाँ फैसलाबाद का कॉलेज है जो कि गोमल यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक शुदा है, वहाँ पर जाली। और ये सारे का सारा मामला गोमल यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन चंद साल पहले उन्होंने एक मतलब स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। वहाँ पर प्रोफेसर्स की जानिब से बच्चियों को हिरासा किया जाने का जो है वो मामला सामने आया था, और ये इस मामले ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी थी। यानी गोमल यूनिवर्सिटी मुसलसल स्कैंडल्स की जद में है। उनको ठीक करने के लिए, उनकी इंतज़ामिया को ठीक करने के लिए, मामलात को बेहतर करने की बजाय कभी जो है हिरासमेंट के वाक़यात सामने आ रहे हैं, कभी माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, और ये अब जाली डिग्रियाँ सामने आ गई हैं। माजिद बरकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, DI खान से ही आपका ताल्लुक़ है, उसी इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आपसे बात करेंगे, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं जो कि वाइस चांसलर हैं गोमल यूनिवर्सिटी के, उनसे हमने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बिल्कुल नहीं हमारी बात सुनी। फिर हमने रजिस्ट्रार साहब से भी रब्ता किया गोमल यूनिवर्सिटी के, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि इससे पहले सेगमेंट में भी मैं मुसलसल इस बात पर फोकस कर रही थी कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचे। बिल्कुल कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना, बिल्कुल कोई भी जो है व्यूज़ गेम नहीं है, बल्कि कोशिश होती है कि हर साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। और अगर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वाइस चांसलर साहब को आके रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रजिस्ट्रार साहब ने भी नहीं किया। माजिद बरकी साहब अब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। माजिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये गोमल यूनिवर्सिटी है या फिर ये स्कैंडल्स का गढ़ बढ़ चुकी है अब? बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। बेसिकली देखें, ये एक जो स्टूडेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जब उन्होंने ये सुना मीडिया के थ्रू कि 500+ डिग्रीज जो स्कैंडल सामने आया कि वो डिग्रियां जाली करार दी जा चुकी हैं। उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे रूमर्स चलने लगी, और जो स्टूडेंट्स है वो ये कहने लगे आया कि क्या हमारी डिग्री तो जाली नहीं है। तो बहुत से ऐसी जो है कॉल्स भी आने लगी और पूछने लगे। सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी जो है ना पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स के लिए। तो उस सिचुएशन में जब हमने गोमल यूनिवर्सिटी से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल डिग्रीज के हवाले से हमारी तहकीकात जारी हैं। हमने मुअत्तल भी किए हैं, जिनमें जो है एक कंट्रोलर साहब हैं, एक नायब कासिद हैं, और 2 एफिलिएटेड जो डायरेक्टर हैं उनको भी जो है मुअत्तल किया गया है। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तहकीकात जारी है इस वक्त। देखते हैं क्या इनका जो है तहकीकात के बाद क्या सामने आता है। यूनिवर्सिटी में तो कोई एहतसाब का निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि ये जाली डिग्री स्कैंडल तो तब सामने आया ना जब बच्चों ने बाहर जाना होता है, कोई नौकरी करनी होती है, वो अपनी डिग्री टेस्टेशन कराना बड़ी ज़रूरी होती है। जब वो बच्चों ने अपनी डिग्रियां टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू किया, फिर पता चला भाई ये तो 2 नंबर डिग्रियां हैं। उसके बाद जब तहकीकात कराई गई तो सामने आया यूनिवर्सिटी तो सो रही है, उसको कुछ नहीं पता कि कौन कौन कैसे यूनिवर्सिटी की डिग्रियां छाप छाप के दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गोमल यूनिवर्सिटी का एक पहले बड़ा नाम था, ये मादर इल्मी जो है बड़ी अहम थी इस खित्ते के लिए। यहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो है उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनका एक बड़ा नाम भी है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के जो स्कैंडल्स आते हैं और उनको इस मौके के ऊपर जो है या लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, क्या
अवामी हल्कों में एक ये भी बात आ रही है सामने कि खुदारा गुम्मी यूनिवर्सिटी को जो सियासी जो इसके जो इसमें जो है मुदाखलत है उसको जो है ख़त्म की जानी चाहिए। इससे कबल भी बहुत से, ये डिग्री का फर्स्ट टाइम स्कैंडल नहीं है, इससे पहले भी जो है बहुत से ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं जो अखबारात के जीनत बने, उसके अखबारात के तराशे भी मौजूद हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में गुम्मी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए एक मौसर इक़दाम करें, और इसके साथ साथ जो भी अगर ये बात की जा रही है कि ये अगर ये 3 अशख़ास जो हैं, ये जो मुलव्वस हैं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे जो ये सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कौन है, तो उनकी क्यों निशानदही की जाती। और ना सिर्फ ये मुअत्तल तक काम नहीं चलना चाहिए, अवामी हल्कों का ये भी कहना है कल को ये अदालत में जाके फिर इनको रिलीफ मिल जाए तो फिर आके बैठे हुए हों। तो इसके लिए चाहिए कि गुम्मी यूनिवर्सिटी के देखें, उसके रेपो की बात हो रही है, उसका रेपो ख़राब हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने भी डिग्रीज यहीं से ली हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उन सब परेशान हैं कि ये गुम्मी यूनिवर्सिटी का क्या होगा। कल को हम जाएं या कोई और आम आवाम जाए वहाँ पे अपनी डिग्रीज दिखाएं, शो करें, तो गुम्मी यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा होगा तो बिल्कुल उनके जहन में आएगा अच्छा वही यूनिवर्सिटी आज यहाँ पे जाली डिग्रीज जो उसका स्कैंडल सामने आया था। तो इस तरह की चीज़ों को रोकथाम के लिए इनको एक मुअस्सर और फौरी इक़दाम करने चाहिए, और जो भी इन्वॉल्व है, अवामी हल्कों का यही कहना, जो भी इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह का जो ये वाक़या दोबारा रुन्मान हो। अच्छा माजिद बर्की, DI खान की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे हमारे तकरीबन पसमानदा इलाके हैं मौजूद है जहाँ पर पहले ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत मिनिमम है, यानी बहुत कम आप लोगों के पास पहले वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, और जो मौजूद हैं उनका भी हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे 2 पॉइंट्स का ज़रा जवाब दीजिएगा कि ये जो 5 साल तक जाली डिग्रियां जारी होती रही हैं 2018 से लेकर 2023 तक, ये किसी ने बच्चों को जो है वो पढ़ाया नहीं, भेजा नहीं, या फिर खामखा पास कराने के लिए कोई मिली भगत से डिग्री जारी करवा ली, या फिर जिन बच्चों ने पूरे खुशू खुजू के साथ वहाँ पर पढ़ा भी, वहाँ पर अपना क्लासेस भी पूरी की, टेस्ट भी दिए, पेपर भी दिए, पास भी हुए, उनको भी आपने जाली डिग्रियाँ मतलब पहुँचा दी उन तक भी। ये दोनों मामला ज़रा मुझे क्लियर कीजिए। अच्छा, इसमें ये था ना बेसिकली ये निशानदही इस तरह हुई है कि जहाँ पे जौहराबाद, लिया और पंजाब के जो कुछ दीगर यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी जानिब से इसकी निशानदही की गई थी। जब उन्होंने पूछा कि ये गुम्मी यूनिवर्सिटी में, जब उनको समझ आया कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है इन डिग्रीज के अंदर, तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। जब स्टूडेंट ही नहीं है तो जब उन्होंने छानबीन की, पता चला, तो वो काफ़ी सारे शौक रह गए कि इतनी सारी डिग्रीज और ये जाली गई हैं। और इसमें फिर ये एक चीज़ भी सामने आई कि जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है, सबसे बड़ी बात ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ थी, इसमें 99% जो है स्टूडेंट जो थे वो KPK से थे। पंजाब की यूनिवर्सिटी और 99% जो स्टूडेंट थे, बकौल जो वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका ये कहना था मीटिंग के दौरान, उसमें ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के थे, 1% जो है वो दीगर थे। तो जाहिर बात है, तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी। डेरा इस्माइल खान के जितने स्टूडेंट थे गुम्मी यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी, जो पढ़ रहे थे उनके लिए भी। बहरहाल उन्होंने अभी जो बताया है 70+ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी अब तक छानबीन करना बाकी है। ये सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ की जो है इन्होंने स्क्रूटनी की है, उसकी जांच पड़ताल की गई है, इसके बाद भी होना है। ये आप मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी के साथ जो इल्हाक शुदा कॉलेजेस हैं, आप मेरे ख्याल उनकी बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस की डिग्रीज टेस्टेशन हो गई है और बहुत सारे कॉलेजेस की अभी होना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। अगर हम बर्की साहब, अगर हम बात करते हैं इस तरह की जाली डिग्रीज की, तो हमें नहीं पता कि कौन कहाँ किस बड़ी सीट पर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री ही जाली हो। यानी चंद महीने पीछे चले जाएं तो एक केस आपको भी याद होगा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री जाली निकल आई, यानी वो इतने आला ओहदे पर फाइज थे और जब मामला खुला, ऐसे तो कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठा हुआ है और हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई हैं। तो उन्होंने ये कह रहा हमारी तरफ से तहकीकात जारी है। ऐसी बहुत सी, अभी ये तो अब शुरुआत है, जो कि बताया जा रहा है कि ये 542, 552 या 42 के करीब जो डिग्रीज हैं, 500+ तो ये जो डिग्रीज हैं इसके आगे भी मज़ीद भी हो सकता है, मज़ीद डिग्री भी जाली हो।
और उनकी तहकीकात के बाद जो है वो सामने लाएंगे। तो जो वीसी साहब हैं वो इस हवाले से काफ़ी जो है पूरी उम्मीद है और वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो हम एक्शन लेंगे। हाँ। और हो सकता है जिन जिन इन्वॉल्वमेंट हुई है तो ये कहा भी जा रहा है अवामी हलकों में ये कोई करोड़ों की गेम नहीं लग रही, ये कोई अरबों तक गेम जा सकती है जो इसमें जो करप्शन हुई है। अब देखना ये है कि इसमें अब कौन से और लोग भी जो है इन्वॉल्व होते हैं, कौन से चेहरे सामने आते हैं। हाँ। लेट्स सी। अच्छा माजिद बर्की, मुझे ये बताइएगा कि जब भी किसी भी स्टूडेंट को डिग्री जारी की जाती है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो खामखा जो है वो कोई भी क्लर्क उठा के स्टूडेंट को डिग्री, ऐसे नहीं होता। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, देखा जाता है, फिर बाकायदा तौर पर गवर्नर साहब, वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, इनके साइन सिग्नेचर मौजूद होते हैं। क्या ये आंखें बंद करके अपने ठंडे एसी वाले कमरे में बस कुग्गी बना देते हैं ऊपर, या फिर ये अपने तौर पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनके पास भी कोई प्रोसेस होता है, या फिर जो नीचे क्लरिकल स्टाफ से जिस तरह से फाइलें आई बस आपने जो है वो साइन करते हैं और डिग्रियां बांटते जाने? कसूरवार तो ये भी है, इन्होंने देखा ही नहीं थी हाई पोस्ट पे होने के बावजूद। असल में जो मौजूदा वीसी हैं वो इसलिए कुछ सेटिस्फाइड नहीं इस हवाले से क्योंकि इससे कबल जो वीसी थे या गुजरे हैं ये साइन जो है उनके थे। तो अब जो मौजूदा जो वीसी हैं वो इसलिए सेटिस्फाइड हैं और इसके लिए इंक्वायरीज भी कर रहे हैं, कमेटी भी कायम की जा चुकी है, सिंडिकेट मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुअत्तल भी किया जा चुका है, ऐसी बहुत सी चीजें भी सामने आई हैं। अब देखना ये है कि जो वीसी साहब हैं इसमें क्या ये एक्शन लेते हैं इस हवाले से। अच्छा माजिद बल्कि मुझे बताइए कि 2018 से 23 तक क्या एक ही वीसी रहे और कौन रहे, और उसके बाद जो नए वीसी आए वो कब से आए, और रजिस्ट्रार के हवाले से भी हमें बताइए। इससे कबल जो है जो वीसी साहब थे वो इफ्तिखार साहब थे। इफ्तिखार के बाद जो है शकीब साहब थे, वो क्योंकि एडिशनल वीसी रहे हैं 2022 से लेके 2025 तक आई थिंक थे ना। तो इसके बाद जो है ये अपना अब जफर साहब आए हैं। तो इसी वजह से जो है अभी जो मौजूदा जो वीसी हैं वो काफ़ी पुरसकून हैं कि इससे पहले ये सारे जो हैं ये जाली डिग्री स्कैंडल के जो हैं वाक़या हुए हैं ये उसी के पहले के ही हैं सारे, जिसमें 2018 से लेके 2022 और 2019 से 2023 तक की जो है ये डिग्रीज थी। ठीक। और उन्होंने ये एक पॉजिटिव जेस्चर जी रजिस्ट्रार का भी बताइए। पॉजिटिव जेस्चर जी रजिस्ट्रार साहब जो हैं ये मौजूदा जो हैं अभी तकरीबन इनको 2 साल हो चुके हैं। सही। और ये अपने जो है खिदमत से 3 साल तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है माजिद बर्की, एक और बड़ा अहम सवाल कि ये गोमल यूनिवर्सिटी में इतने स्कैंडल क्यों? मैं इंट्रो में मैंने इकरारुल हसन हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनका हवाला दिया कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, बच्चियां परेशान थी, वहाँ पे हिरासमेंट के केसेस थे। ये यूनिवर्सिटी है, माली बेज़ाब्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं, जाली डिग्रियाँ यहाँ पर निकल रही हैं, बच्चियों को हिरासमेंट का सामना यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये सिर्फ एक वीसी के बदले जाने से, वीसी के आने जाने से तो ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी ना। ये तो ऑब्वियसली पूरे का पूरा अमला जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस मौजूद है। मैंने आपको बिल्कुल पहले भी अर्ज किया है ये चीज़ें बिल्कुल हैं। एक गुम्मा यूनिवर्सिटी का एक अपना नाम होता था, यहाँ की डिग्री की एक अपनी अहमियत होती थी, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर, दुनिया भर में इसका एक बड़ा नाम था। तो फिर ये साथ साथ अब देखा जाए अवामी हल्के की जानिब से ये कहा जाता है इसमें सियासी मुदाखलत बहुत हुई है। सही, और इसके साथ साथ अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी ये तनख्वाहों से महरूम है यहाँ के जो पेंशनर्स हैं, इसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं आए रोज इनके एहतजाज भी माजिद बर्की, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपने माजी के हवाले भी दिए हैं, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी हमें बताया है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही साथ आपने बताया कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है, और जब सियासी मुदाखलत होगा तो फिर इदारों का जो हाल होता है वो आपके सामने है। यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी माजी में भी बहुत मशहूर रही अपने एजुकेशन की वजह से, और आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है अपने स्कैंडल्स की वजह से। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।